सभी होनहार छात्र एवं छात्राओं को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, पुष्पी पादपों में जनन, पिछली वीडियो में हम बता रहे थे कि पुष्पी पादपों में जनन कैसे होता है। उसमें हमने पुष्प के 4 प्रमुख भाग बताए थे, जिनमें हमने बताया था कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। उसकी यूनिट्स क्या होती है, किससे मिलकर वो बने होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था। जिसमें हमने बताया था कि जो ये 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। जो प्रथम चक्र होता है, कैलिक्स और करोला मिलके प्रथम चक्र का निर्माण करते हैं, जिसे सहायक चक्र के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा चक्र हमने बताया था, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, पुष्प का नर जनन भाग और मादा जनन भाग, यह आवश्यक चक्र या जनन चक्र के नाम से जाने जाते हैं। अब हम इसमें पुमंग यानी जो पौधे का यानी पुष्प का जो मेल भाग है, नर भाग है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। एंडोसियम होता क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, कैसे इसका स्फुटन होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम आते हैं पुमंग। पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जो पुमंग होता है, एंड्रोसियम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, पुष्प का बहुत ही आवश्यक भाग होता है। ये पुष्प का जो है वो नर जनन भाग होता है, यानी कि फ्लावर का मेल सेक्स आर्गन होता है, जो एक एक पुंकेसर अर्थात अंग्रेजी में इसको स्टेमन यानी एक एक स्टेमन से मिल करके यहाँ शो किया गया कि इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है। एक एक इकाई से एक एक पुंकेसरों के मिलने से पुमंग एंड्रोसियम का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एंड्रोसियम होता है, जो हमारा पुमंग होता है, वह हमारा जो पुमंग है वह किनसे मिलकर बना होता है। जो एंड्रोसियम होता है वह 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। परागकोश, जिसे अंग्रेजी में एंथर बोलते हैं। दूसरा नंबर योजी, जिसे अंग्रेजी में कनेक्टिव बोलते हैं। और थर्ड नंबर पुंतंतु, जिसे अंग्रेजी में फिलामेंट कहा जाता है। अर्थात यही तीनों भागों से मिलकर के एंड्रोसियम का निर्माण होता है। परागकोश में पालियां पाई जाती हैं, लोब्स पाए जाते हैं, जिन्हें परागकोशक कहा जाता है। जो भी हमारे परागकोश होते हैं उनमें लोब्स पाई जाती हैं, पालियां पाई जाती हैं। एक परागकोश में 2 लोब्स पाए जाते हैं, 2 पालियां पाई जाती हैं, और इन्हीं पालियों को इन्हीं एंथर लोब्स को परागकोशक कहा जाता है। परागकोशक कहा जाता है, अर्थात जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स परागकण व्यवस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, उसे ही परागकोशक कहा जाता है। इसका जो एक पार्ट होता है योजी, जिसे अंग्रेजी में कनेक्टिव बोलते हैं, इसका जो कार्य होता है वो पोषण को प्रदान करना, न्यूट्रिशन को पहुंचाना, क्योंकि इन्हीं योजी में, इन्हीं कनेक्टिव में पाया जाता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में आपका जाइलम और फ्लोएम, मेन आपका जो वैस्कुलर बंडल है उसमें मेन जाइलम और फ्लोएम, पानी को पहुंचाना, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के बाद भोजन का बनना, उसके बाद भोजन को फिर पूरे बॉडी में सप्लाई करना। अर्थात ये जो योजी होता है, ये जो कनेक्टिव होता है, इसी में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, संवहन ऊतक पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, जो पोषण का कार्य करता है, जो न्यूट्रिशन को पहुंचाने का कार्य करता है। प्रत्येक परागकोश में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं, यानी एक में 2, और जब 2 लोब्स हो जाएंगे, 2 एंथर लोब्स हो जाएंगे, तो उनमें 4 कोष्ठक का निर्माण होता है।
बहुत से पौधे होते हैं जो द्विकोष्ठी होते हैं, बहुत से पौधे होते हैं जिनमें एंथरलोप्स जो होता है वो एक कोष्ठी होता है, परागकोश एक कोष्ठी होता है, बहुतों में द्विकोष्ठी होता है। जिनमें एक कोष्ठी होता है वो एक कोष्ठी परागकोश कहलाते हैं। जो एक कोष्ठी का उदाहरण है वो आपका गुड़हल है। एक कोष्ठी परागकोश अगर जिसमें पाया जाएगा एक कोष्ठ, वो एक कोष्ठी परागकोश कहलाएगा, जिसका एग्जाम्पल हमने बताया गुड़हल, जिसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। द्विकोष्ठ की बात करें, दो लोब्स की बात करें, इधर इसको शो भी किया गया है द्विकोष्ठी को। ये एक कोष्ठी पराग कोश है, ये द्विकोष्ठी परागकोश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये द्विकोष्ठी हो गया और ये एक कोष्ठी हो गया। इस प्रकार का जो एक कोष्ठी परागकोश होता है वो आपका पाया जाता है गुड़हल में पाया जाता है। जो द्विकोष्ठी होता है बाई चैम्बर्ड होता है वो पाया जाता है मटर में। पाइजम सटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम। सरसों ब्रासिका नाइग्रम काली सरसों, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस पीली सरसों। तो ये दो कोष्ठी परागकोश के उदाहरण और ये एक कोष्ठी परागकोश के उदाहरण। जो परागकण होते हैं अर्थात परागकोश के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं ये परागकण परागधानी में होते हैं। धानी माने एक बैग लाइक संरचना, एक थैलेनुमा संरचना। पराग माने परागकण, जिसमें परागकण पाए जाते हैं वो परागधानी होती है, चाहे उसको हम परागकोश भी कह सकते हैं। परागकोष्ठक को लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। पराग कोष्ठक को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। प्रत्येक पराग कोष्ठक का निर्माण 3 विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। प्रत्येक पराग कोष्ठक का निर्माण 3 विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, जिसे यहाँ पे राइट किया गया है, लिखा गया है। कौन कौन सी वो 3 सेल्स होती हैं जिनसे पराग कोष्ठक का निर्माण होता है। पहला नंबर जो सेल्स होती है वो एंडोथीसियम। पहली नंबर जो कोशिका होती है वो एंडोथीसियम कैसी होती है? ये फाइब्रस होती है, रेशेदार होती है, एक कोशिकीय होती है और ये परागकण के स्फुटन में सहायक होती है। पहली सेल्स जिससे परागकोष्ठक का निर्माण होता है एंडोथीसियम, हमने बताया कि रेशेदार होती है, एक कोशिकीय होती है, स्फुटन में सहायक होती है। जो सेकंड नंबर एंडोथीसियम से थोड़ा सा अंदर का जो स्तर होता है वो मध्य स्तर कहलाता है। ये मध्य स्तर 3 से 5 कोशिकाओं का बना होता है और मोटा स्तर होता है, अर्थात पहला एंडोथीसियम एक कोश की, दूसरा 3 से 5 कोशिकाओं का बना हुआ एक मोटा स्तर। थर्ड वाला जो होता है सबसे अंदर का जो स्तर होता है वो कहलाता है टेपिटम। जो सबसे अंदर अर्थात जो हमारे परागकोष्ठक हैं इनके निर्माण में जो तीसरी सेल्स भाग लेती है वो होती है टेपिटम, अर्थात इसके सबसे अंदर का भाग टेपिटम कहलाता है। और टेपिटम का जो कार्य होता है वो परागकण को पोषण प्रदान करना। टेपिटम का जो वर्क होता है वो होता है परागकण को पोषण प्रदान करना। यहाँ पे परागकोश का फिगर बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, जिसमें ये बताया गया ये केवल एक ही लोब है, एक ही पाली है। इसमें 2 पाली, एक ये, तो ये एक कोष्ठी हो गया, इसमें एक ये और एक ये, अर्थात ये 2 पालियाँ हो गई। जब 2 पालियाँ दो पालियों में से इसमें 4 कोष्ठक चैम्बर होते हैं, अर्थात प्रस्फुटन होने पर हमको 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। ये बाहरी पोर्शन इसका परागकोश कहलाता है। इसके अंदर ये छोटे छोटे ये कणनुमा संरचना हो दिखाई देती है, ये हमें परागकण कहलाते हैं। ये परागकण होते हैं क्योंकि पुष्पी पादपों में जो जनन होता है तो परागकण के द्वारा जो परागकण होता है वो भाग होता है, यानी परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं, एंड्रोसियम का भाग होता है। यही परागकण पहुंचता है आपकी ओवरी में, जब ओवरी में पहुंचता है, अंडाशय में पहुंचता है, तब परागण की क्रिया ये जो है पहुंचता है वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र से होते हुए सीधा पहुंच जाता है अंडाशय में, तब आपके
प्रक्रिया होती है परागण की, और परागण की प्रक्रिया होने के पश्चात ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब तक नर और मादा युग्मक मिलेंगे नहीं तब तक निषेचन नहीं होगा, क्योंकि नर युग्मक हमको नर भाग से प्राप्त होते हैं और वो किसी माध्यम से हो करके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब आके वो मादा युग्मक से मिलता है और तब जाके निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये हो गया पुमंग के बारे में। अगला जो है परागपुट या लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन। हम देखते हैं कि जो लघु बीजाणुधानी होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन, परागपुट का परिवर्धन, अर्थात जो परागपुट होता है, जो लघु बीजाणुधानी होती है, उसका परिवर्धन, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि युवावस्था में जो परागकोश होता है, जो हमारे एंथर होते हैं, युवावस्था में वो एंथर विभज्योतक सेल्स का समूह होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह होता है, जिनमें अपार विभाजन की क्षमता पाई जाती है। हमने बताया कि युवावस्था में जो परागकोश होते हैं वो विभज्योतक कोशिकाओं का समूह होता है, जिनमें अधिक से अधिक विभाजन की क्षमता होती है। पेड़ पौधों में विभज्योतक ऊतक पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसके कारण उनकी वृद्धि पूरे लाइफ साइकिल होती रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि पेड़ पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं। तो हमने बताया कि लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन जब यह युवावस्था में होता है तो परागकोश विभज्योतक कोशिकाओं का समूह होता है, और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो विभज्योतक सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये चारों ओर से मोटे अस्तर से घिरी होती हैं। अर्थात जो विभज्योतक सेल्स होती हैं, ये चारों तरफ से विशेष प्रकार के मोटे स्तरों से घिरी होती हैं। स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये कोशिकाएं आयत के आकार की होती हैं। स्टार्टिंग में ये जो सेल्स होती हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ये आयत के आकार की होती हैं, और शीघ्र ही परिवर्धन द्वारा या शीघ्र ही परिवर्धन करके चार लंबी पालिकाओं के रूप में, चार लंबी पालियों के रूप में, लोब्स के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। हमने बताया लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन, बताया कि युवावस्था में जो परागकोश होते हैं वो विभज्योतक कोशिकाओं के रूप में होते हैं, या विभज्योतक कोशिकाओं का समूह के रूप में होते हैं, जो चारों ओर से या इन कोशिकाओं के चारों ओर विशेष प्रकार के मोटे अस्तर होते हैं या मोटे अस्तर से घिरा होता है। स्टार्टिंग में ये सेल्स जो होती हैं वो आयत के आकार की होती हैं, आयताकार होती हैं, और शीघ्र ही परिवर्धन करके चार लंबी पालियों के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। चार लंबे भी बता रहे थे इसके पहले, चार लंबे पालियों के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। जब हम लघु बीजाणुधानी का टीएस सेक्शन काटते हैं, लघु बीजाणुधानी का जब हम सेक्शन काटते हैं, सेक्शन भी कई तरीके से काटा जाता है। एक तो टीएस काटा जाता है, एक एलएस काटा जाता है, और एक वीएस। अर्थात यदि हम पुष्प को लंबा काटते हैं, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में काटते हैं, तो वो एलएस हो जाता है। ऐसे काटते हैं तो अनुप्रस्थ हो जाता है, अर्थात वो टीएस हो जाता है। अब थोड़ा जब क्षैतिज या तिरछा काटते हैं तो वो वर्टिकल हो जाता है। तो ये तीन प्रकार से किसी भी पुष्प का, तने का, जड़ का सेक्शन काटा जाता है। तो अब हम जब लघु बीजाणुधानी का हम टीएस काटते हैं तो उसमें हमें निम्नलिखित दो परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसमें हमें निम्नलिखित दो परिवर्तन, जब टीएस काटते हैं अर्थात ट्रांसवर्स सिस्टम, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका जब हम काटते हैं तो हम इसमें हमें दो विशेष प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। वो कौन से हैं दो विशेष प्रकार के परिवर्तन? फर्स्ट नंबर हम देखते हैं कि केंद्रक में प्राक संवहन ऊतक बनने लगता है। केंद्र में प्राक संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है, और इन्हीं प्राक संवहन ऊतक से वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है।
क्योंकि बिना जाइलम और फ्लोएम के, बिना वैस्कुलर बंडल के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, भोजन की प्रक्रिया नहीं होगी, भोजन बनेगा नहीं। जब भोजन मिलेगा नहीं तो आगे की जो प्रोजनी का निर्माण होगा, जो नई जाति बनेगी, नए जीव का निर्माण होगा, वो संभव नहीं होगा। तो वैस्कुलर बंडल का निर्माण होता है। वैस्कुलर बंडल के चारों ओर न्यूक्लियस पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल के चारों ओर केंद्रक पाया जाता है, बॉडी का कंट्रोलर होता है। हमने बताया था केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 में किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इन कोशिकाओं, ये जो हमारी कोशिकाएं होती केंद्र में, ये ऊतक अर्थात सेल्स होती हैं, इन कोशिकाओं को प्राप्रसू आरंभक कोशिकाएं कहा जाता है। प्राप्रसू आरंभक कोशिकाएं कहा जाता है। यही कोशिकाएं विभाजन द्वारा दो विशेष प्रकार के भित्तियों का निर्माण करते हैं, अर्थात विभाजन द्वारा बाह्य रूप में ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती हैं, डिवीज़न के फलस्वरूप, विभाजन के फलस्वरूप बाह्य रूप में, बाह्य स्तर के रूप में प्राथमिक भित्तीय कोशिका और अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती हैं। विभाजन के द्वारा बाह्य रूप में, अगर बाह्य स्तर की बात करें, बाह्य रूप में, बाह्य स्तर के रूप में, तो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण करती हैं। अंदर की बात करें, इंटरनल बात करें, तो ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती हैं। और इसमें जो परागपुट या लघु बीजाणुधानी की भित्ति होती है, ये पोषण प्रदान करने का कार्य, न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करती है। और यही पूरा भाग आपका टैपिटम कहलाता है। यही पूरा भाग टैपिटम कहलाता है। तो ये इसका जो परिवर्तन हुए टीएस काटने पर, तो इसका ये फर्स्ट भाग दिखाई दिया कि कौन कौन से इसमें परिवर्तन हुए। उसके बाद हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम देखते हैं कि परागकोश में पाए जाने वाला परागकण, परागकोश में पाए जाने वाला परागकण एक दूसरे से अलग होकर गोल आकार हो जाता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि परागकोश में पाए जाने वाला परागकण एक दूसरे से अलग होकर गोलाकार हो जाता है, स्फेरिकल शेप में हो जाता है, जो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जो न्यूट्रिशन को पहुंचाने का या पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। प्रत्येक परागकण का केंद्रक, प्रत्येक परागकण का पॉलिनेग्रेंस का केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें जो केंद्रक होता है उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद 4 केंद्रक का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक बीजपत्री में कैसा होता है, द्विबीजपत्री में क्या होता है। एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। एक बार बता देते हैं हम कि एक बीजपत्री पादप क्या है, द्विबीजपत्री पादप क्या है। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखते हैं, आप वो एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है, उसे बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहला आप रूट से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जड़ से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर उसकी जड़ लगातार पृथ्वी की ओर, सतत भूमि की ओर गति कर रही हैं, अर्थात यदि उसमें मूसला जड़ पाई जाती है तो वो द्विबीजपत्री है। और उसमें यदि अपस्थानिक जड़ जैसे मक्का में पाई जाती है, धान में पाई जाती है, यानी जड़ ऊपर ही रखी रहती है, तो उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़, वो पाई जाती है तो एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्र पाया जाता है। चना है, उसको जब वो आप वो करते हैं, आम का देख लीजिए बीज, 2 बीजपत्र होते हैं तो द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होते हैं। पत्तियों से इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं।
अगर एक बीज पत्री है तो उसमें जो पत्तियों में जो शिराविन्यास है वो समानांतर शिराविन्यास, अर्थात उसको हम अगर फाड़ेंगे छेड़ेंगे तो आसानी से उफड़ता चला जाएगा। द्विबीज पत्री में जालिकावत, पूरा जालिका रूप में शिराविन्यास पाया जाए तो उसको फाड़ेंगे छेड़ेंगे पत्ती छोटी छोटी टूट जाएगी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम पहचान लेते हैं कि एक बीज पत्री है ये। अभी हम फूलों पे भी, फूलों के उस पंखुड़ियों के आधार पर उसको भी हम जान जाएंगे कि इसमें 4 वलय में है, कि इसमें 5 वलय में है, उससे भी हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री पादपों में चारों ओर, द्विबीजपत्री पादपों में चारों केंद्रकों के निर्माण के बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। द्विबीजपत्री में विभाजन की प्रक्रिया अलग होती है, एक बीजपत्री पादप में विभाजन की प्रक्रिया अलग होती है। द्विबीजपत्री पादपों में चारों केंद्रकों के निर्माण के बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, जबकि एक बीजपत्री पादप की बात किया जाए, एक बीजपत्री पादप की बात किया जाए तो इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में ऐसा संभव नहीं है, जिससे निर्मित दो केंद्रक कोशिका द्रव्य से पृथक हो जाते हैं। ये था लघु बीजाणु जनन, अर्थात परागकोश में पाए जाने वाला परागकण एक दूसरे से अलग होकर गोलाकार रूप धारण करता है, जो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। प्रत्येक परागकण का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 केंद्रक का निर्माण करता है। द्विबीजपत्री पादपों की बात करते हैं तो इनके केंद्रक के निर्माण के बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में कोशिका द्रव्य में जो विभाजन होता है वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है। लेकिन इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन की बात आई न तो समसूत्री विभाजन की, जिससे निर्मित 2 केंद्रक कोशिका द्रव्य से पृथक हो जाते हैं। यही है लघु बीजाणु जनन।